इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो गद्य विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास, वो कैसे कैसे शुरू हुई, कौन कौन सी गद्य विधाएं हैं, जिसमें मैंने आपको मुख्य गद्य विधाएं और प्रकीर्ण यानी जो गौण गद्य विधाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया था। तो जो मुख्य गद्य विधाएं हैं उनका कुछ अंश अभी रहता है, जिसमें निबंध हमें पढ़ना था। मैंने आप लोगों को निबंध के बारे में बताया नहीं था कि निबंध क्या है। तो निबंध आपको पता है, ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, उसी को हिंदी में निबंध बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, आपको दिख रहा होगा कि हिंदी में निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द के पर्याय के रूप में व्यवहृत होता है। पर्याय क्या है, मतलब उसके जस्ट समानांतर, उस सिमिलर, पर्याय के सिमिलर, ठीक है। ऐसे पर्याय मीन सिमिलर, ऐसे के सिमिलर, ठीक है। तो ऐसे शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रयास, अर्थात किसी विषय के संबंध में कुछ कहने का प्रयास जब हम करते हैं तो उसे ऐसे कहते हैं। प्रयास होने के कारण ऐसे या निबंध क्या है, अपने मूल रूप में प्रौढ़ रचना नहीं मानी गई है। यह शिथिल मना स्थिति में लिखित अव्यवस्थित और ढीली ढाली रचना समझी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम प्रयास जब हम कहते हैं, अगर हम निबंध को ऐसे माने या प्रयास माने तो वो एक प्रौढ़ या विस्तृत रचना के रूप में उभर कर नहीं आती। उसका शिल्प कैसा हो जाता है, ढीला ढाला, वो अव्यवस्थित और ढीली ढाली समझी जाती है। व्यवहार में विचार प्रधान गंभीर लेखों तथा भाव प्रधान आत्मव्यंजक रचनाओं दोनों के लिए निबंध शब्द का प्रयोग होता है। जब हम निबंध अगर हम निबंध की बात करें तो आप जब भी निबंध आप पढ़ेंगे तो आप देखते होंगे कि निबंध एक ऐसी विधा है जब उसमें क्या है, सीधी सीधी बातों को नहीं लिखते। जैसे कहानी में एक स्टोरी होती है, लेकिन निबंध में कोई भी एक स्टोरी नहीं होती, वो किसी मुद्दे पे या तो व्यंग के तौर पर निबंध लिखी जा रही हो, किसी कोई एक ऐसी बात जो किसी को चुभ गई और उस पर वो निबंध या कोई भी एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाए जिसके पक्ष में या विपक्ष में लोग लिखते हैं या बोलते हैं। तो निबंध में आप देखेंगे कि उसमें कहानी जैसा कुछ भी नहीं रहता, वो बहुत ही क्या होता है, आत्मव्यंजक रचना, यानी उसके अंदर गहराई होती है, उसके अंदर वो विचार प्रधान होता है, उसके अंदर विचार, बहुत ज्यादा विचारों का, वैचारिक भावनाओं का समावेश होता है, यानी वो गूढ़ होता है, सघन होता है। निबंध को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, आप ये देख सकते हैं। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। अब ये जो बाबू गुलाब राय ने कहा है, ये आप नोट कर सकते हैं और इसको एज इट इज आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। जब निबंध के बारे में आप बताएंगे तो उसमें आप ये बाबू गुलाब राय के विचार क्या है निबंध को लेकर, ये आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि उसमें कह रहे हैं कि वो उस गद्य रचना को निबंध कहते हैं जो बहुत ही सीमित आकार होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें कहाँ जो भी लिखी जा रही है, जो लेखन हो रहा है उसके भीतर जो वो अपने विचार जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसके विस्तृत होने का अवकाश बहुत ज्यादा नहीं रहता है, यानी सीमित होता है। 3 पन्ने, मैक्सिमम 4 पन्ने में ही निबंध को समेट लिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो लिख रहा होता है, जैसे जो लेखक है वो निजीपन मतलब व्यक्तिगत तौर से, स्वच्छंदता, उसमें स्वच्छंदता भी रहता है, स्वच्छंदता का अवकाश रहता है, सौष्ठव रहता है, सजीवता रहता है और संबद्धता, ये सारी चीजें, मतलब लेखक अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वच्छंद होता है। वो आराम से व्यंग्यात्मक शैली में निबंध लिख सकता है, विचारात्मक शैली में निबंध लिख सकता है। अब इसको फिर आप देखिए कि निबंध कितने प्रकार के माने गए हैं। तो निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से, आपको ये बताना होगा। जब आप निबंध के बारे में लिखेंगे या गद्य विधाओं के बारे में लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन लिख सकते हैं कि निबंध होता क्या है, और लेकिन साथ ही साथ अगर आप आपको ये नाम गिनाना पड़ेगा कि निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। ये जैसे कि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है इसमें कि वर्णनात्मक निबंध क्या होता है, इसमें किसी वस्तु को स्थिर रूप में देखकर उसका वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक
यानी वर्णन, यानी आपने किसी चीज को देखा और उसके बारे में आप बता रहे हैं, ये होता है वर्णन। लेकिन विवरणात्मक अलग होता है, ये होता है इसमें किसी वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखकर उसका वर्णन किया जाता है। यानी वर्णन अलग हुआ कि जैसे आपने कुछ देखा, कुछ सुना, उसके बारे में कहना। विवरण क्या होता है? गतिशील रूप, यानी वो चीजें कैसे शुरू हुई, उनमें कैसी कैसी गतिविधियां आई, किन किन भावों का समावेश हुआ, किस प्रकार से उनमें बदलाव हुआ, परिस्थितियां कहाँ तक पहुंची, ये सारी चीजें विवरण। और वर्णन, वर्णन क्या होता है? आप वर्णन में संक्षिप्तता का समावेश होता है, यानी संक्षिप्त हो सकता है, लेकिन विवरण जब आप प्रस्तुत करेंगे तो विवरण संक्षिप्त नहीं होता, वो बहुत विस्तृत होता है। इसीलिए वर्णन और विवरण अलग अलग होते हैं। साथ ही विचारात्मक, इसमें क्या होता है? इसमें विचार और तर्क प्रधान रचनाएं होती हैं, यानी वैसे निबंध जिसमें विचारों का समावेश हो, जो तर्क प्रधान हो, उसको विचारात्मक निबंध कहते हैं। साथ ही भावात्मक, भावात्मक मीन्स जो भाव की प्रधानता लिए हुए हो, उसको भावात्मक निबंध कहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक लिखकर छोड़ देना है, इसके बारे में आपको नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि आप लोगों को सामान्य परिचय बताना है। अब इसकी शुरुआत कब होती है? आप इस लाइन को लिखेंगे कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इस युग के कुछ प्रमुख निबंधकार हुए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि। बस इतना ही लिख सकते हैं। ये मैं आपको ज्यादा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी 2 या 3 नाम आप चुन के लिख सकते हैं अपने आंसर में। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से युग की मैं बात कर रही हूँ? भारतेंदु के बाद अगला चरण जो द्विवेदी युग का आता है, उसमें कौन कौन से निबंधकार हुए? द्विवेदी जो स्वयं हुए, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदि। इन लोगों ने मिलकर निबंध जो विधा था उसको और अधिक विकसित किया और अधिक समृद्ध किया अपने रचनाओं के माध्यम से। फिर आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामाधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इन सारे लोगों का नाम मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने भारत कैटेगराइज किया है। भारतेंदु युग में देखिए तो आप वहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिखा है, प्रताप नारायण का लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद मैंने लिखा है द्विवेदी युग के रचनाकारों को लिया है, फिर मैंने शुक्ल युग के रचनाकारों को लिया है, क्योंकि इन सारे लोगों ने निबंध को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको क्या करना? आप सिर्फ ये लिखेंगे आंसर में कि हिंदी में निबंध का आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है, यहाँ तक आप जरूर लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण निबंधकार इस मतलब भारतीय निबंध विधा के विकास में और उसे समृद्ध करने में महत्वपूर्ण लेखकों का योगदान रहा है। जैसे क्या लिख देंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम गिना देंगे, प्रताप नारायण मिश्र का नाम गिना देंगे बस। या उसके बाद आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम दे देंगे, बाबू श्याम सुंदर दास का नाम दे देंगे, फिर खत्म। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दे देंगे और आप विद्यानिवास मिश्र का नाम दे देंगे, बस खत्म। यानी हर काल से एक एक राइटर का नाम भी उठाकर आप दे देंगे तो भी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको मैंने हाँ एक मिनट, मैंने आपको आलोचना भी नहीं पढ़ाया था। आलोचना है ये प्रमुख विधाओं में। तो आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आलोचना, आलोचना में लोचन, लोचन शब्द से बना है। लोचन का अर्थ क्या होता है? देखना। देखना कैसे? आंखों से देखना। तो आंखों से देखने का अर्थ क्या हो गया? जब हम किसी भी वस्तु को भली प्रकार से देखते हैं, यहाँ भी आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी वस्तु को भली प्रकार से देखना। लोचन, लोचन मीन्स होता है देखना, नेत्र से देखना। तो हम किसी वस्तु को देखने की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी वस्तु को भली प्रकार से देखते हैं, और किस भली प्रकार से देखते हैं? इस प्रकार से देखते हैं जिससे कि उसके गुण और दोष दोनों प्रकट हो। अर्थात जब किसी साहित्यिक रचना को भली प्रकार से देखकर
उसके गुण दोषों को प्रकट करते हैं तो हम उसको हम क्या हो जाते हैं, उस समय आलोचक की भूमिका में हो जाते हैं। और जब हम, जैसे कि हमारे पास कहानी है, एक कोई एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि आप किसी भी एक कहानी को ले लीजिए, मान लीजिए ईदगाह कहानी को लेती हूँ, और जब मैं उसकी आलोचना करने बैठूंगी तो मैं लेखक का पक्ष नहीं लूंगी और लेखक के विपक्ष में भी नहीं बोलूंगी। अर्थात जो आलोचक होता है वो तटस्थ रहकर, वो क्या होता है, तटस्थ भूमिका में रहता है। वो ना तो उसके पक्ष में बोले, ना तो वो उसका बहुत ज्यादा पक्ष लेगा, ना ही उसके विपक्ष में बोलेगा। वो जो उस ईदगाह को कहानी को पढ़ेगा, जो उसके गुण दिखाई देंगे उस गुण को लिखेगा, जो उसके दोष दिखाई देंगे उसको लिखेगा। वो लेखक का साइड लेकर या लेखक के अगेंस्ट जाकर वो कुछ नहीं लिखेगा, उसको सिर्फ गुण और दोष दिखाना होता है। तो यही है आलोचना। आलोचना के लिए समीक्षा शब्द का भी प्रचलन होता है हिंदी में। हम अगर आपसे बोले कि इस विधा की समीक्षा कीजिए या उपन्यास, गोदान उपन्यास की आलोचना कीजिए या समीक्षा कीजिए, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। फिर है अंग्रेजी में इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग होता है। भारतीय काव्य चिंतन के क्षेत्र में सामांतिक या शास्त्रीय आलोचना का विशेष महत्व रहा है। हमारा यह पक्ष अत्यंत समृद्ध और पुष्ट है। ठीक है, हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का आरंभ, अब आप जो मैंने ये लिखा है कि आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि भारतीय काव्य चिंतन के क्षेत्र में शास्त्रीय आलोचना या सामांतिक आलोचना का विशेष महत्व रहा है। क्यों? काव्य चिंतन में आपको पता है कि हमारी परंपरा संस्कृत के समय से चली आ रही है। कुछ जो आचार्य हुआ करते थे, वो जो संस्कृत के आचार्यों ने जो फॉर्मूला या जो फॉर्मेट सेट किया उसी को लेकर आगे तक चले आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर शास्त्रीय आलोचना का नाम दिया गया। लेकिन आधुनिक अगर आलोचना की बात करें तो ये उस शास्त्रीय आलोचना से भिन्न है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी शुरुआत अब कब से मानी जाती है, भारतेंदु युग में, जब बाल कृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी ने एक लाला श्रीनिवास दास हुए, उन्होंने लिखा संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की रचना की। तो भारतेंदु युग के जो दो रचनाकार थे, जो जिनका नाम था बालकृष्ण भट्ट और एक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने क्या किया कि लाला श्रीनिवास दास कृत जो संयोगिता स्वयंवर नाटक है उसकी आलोचना की, अर्थात उसके गुण और दोषों के बारे में कुछ लिखा, उनके विषय में कुछ बताया, तो उसको क्या कहा गया, आलोचना कहा गया। यानी यहाँ से आधुनिक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। आगे चलकर द्विवेदी युग में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु कौन है, मिश्र बंधु लिखने का मतलब ये था कि तीन भाई थे, इसीलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। तो इसमें गणेश प्रसाद मिश्र थे, फिर ऐसे करके तीन भाई थे, तो इन तीनों भाई को अलग अलग नाम नहीं देकर मैंने आपको मिश्र बंधु नाम लिखा है। फिर आप भी मिश्र बंधु ही लिखना। श्याम सुंदर दास, इसमें से भी 2 से 3 लोगों का नाम आप गिनाकर छोड़ देंगे, सबका नाम पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दिन आदि, इन सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ द्विवेदी जी का नाम गिना देंगे, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु की बात गिना देंगे, फिर आप एक बाबू श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु का भी नाम कर देंगे, तो बस इतने से काम चल जाएगा। फिर आगे चलकर आप आचार्य शुक्ल के युग, अगर हम शुक्ल, फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कुछ प्रमुख आलोचकों में आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने आलोचना को के विकास में महत्वपूर्ण महती भूमिका निभाई और उसको अधिक समृद्ध किया अपने आलोचना के माध्यम से। ये लिख सकते हैं और बस खत्म करेंगे। तो आपको इतना ही बताना है, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, आपको बस, हाँ, आपको बस उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है। अब आते हैं, ये तो रहा था हमारा प्रमुख गद्य विधाएं। अब जो है हमारी जो प्रकीर्ण यानी गौण गद्य विधाएं, उसमें है जीवनी। जीवनी का अर्थ क्या होता है? तो जीवनी का अर्थ होता है जब किसी महान व्यक्ति के जन्म से लेकर, जीवनी यानी जीवन,
जीवनी जीवन से बना है, और जीवन में क्या आता है, जन्म से लेकर मृत्यु। किसी भी व्यक्ति के जीवन की अगर बात करें तो हम क्या बात करेंगे, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जब किसी महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना को कालक्रम के इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर उठे। अर्थात जैसे महात्मा गांधी, उनकी मैं जीवनी लिखूं तो उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक के विषय में लिखूंगी, और इस प्रकार से लिखूंगी कि वो एक रोचक व्यक्तित्व के रूप में उभर सके और लोग उसको पढ़ना पसंद करें। ठीक है। जीवनी लेखक कैसा रहता है, तटस्थ रहता है। तटस्थ रहता है अर्थात वो किसी का पक्ष नहीं लेता और ना ही किसी के विपक्ष में बोलता है, वो तटस्थ भूमिका में रहता है। वह अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करता, अर्थात क्यों जीवनी लेखक की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना मतलब क्या है कि उसका क्या काम है, तटस्थ रहना। वो जो पढ़ा उसके विषय में जो उसको उचित लगा उसने लिखा, अपने से कुछ जोड़कर वो उस व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिखता। इसलिए यहाँ पे कहा है कि वह अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करता। यो तो हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंदु युग से आरंभ हो गया था, ये आपको समझ में आ रहा होगा, किंतु आदर्श जीवनियां बहुत बाद में लिखी गई। ठीक है, यानी जीवनी लेखन की बात करें तो भारतेंदु, अब आप ये देख रहे होंगे कि सारी गद्य विधाओं का विकास भारतेंदु युग से होता है, तो ये बात सही है कि भारतेंदु युग से लगभग संपूर्ण गद्य विधाओं का विकास हो गया था। गौड़ का भी हो गया था और प्रमुख का भी हो गया था, लेकिन उनका रूप बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं था। धीरे धीरे जैसे कालक्रम में हम आगे बढ़ते चले गए, जैसे द्विवेदी युग आया, छायावाद आया, छायावाद उत्तर काल आया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये जो जितने भी सारे वाद आते गए, नई कहानी, नई कविता, इन सब के माध्यम से उन रचनाओं को और उन विधाओं को विस्तृत आकार मिलता गया, वो और अधिक व्यवस्थित होता गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते गए। आप तब के अगर लेखन को उठाकर देखेंगे और आज के लेखन को उठाकर देखेंगे तो उस समय का जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में लिखे जा रहे थे, उस समय की रचना आप जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा आज के समान नहीं है, अर्थात भाषा जो लिखा जा रहा था गद्य, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बताना है, आप हर में जितनी भी लिखेंगे आप सबसे पहले जीवनी या संस्मरण या रेखा चित्र जो भी है सबकी एक परिभाषा दे दिए कि क्या होता है। इसमें किसी महान व्यक्ति के जन्म मृत्यु तक की घटना को काल क्रम से इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह व्यक्तित्व निखर उठे, बस ये लिखना है। उसके बाद आप बताएंगे कि जीवनी लेखक क्या होता है, तटस्थ रहता है। ये प्रतिक्रियाएं देने की बात मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। फिर आप एग्जाम्पल में अपना लिखेंगे कि हिंदी में जीवनी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है, किंतु आदर्श जीवनियां जो है बहुत बाद में लिखी। आदर्श जीवनी का मतलब क्या है, वही उसी व्यवस्थित जीवनी की मैं बात कर रही हूँ जिसका रचना, जिसकी शिल्प, जिसका पूरा का पूरा कलेवर क्या था, व्यवस्थित था, आदर्श रूप में था। उसके बाद है द्विवेदी युग में ऐतिहासिक। अब द्विवेदी युग में जो जीवनियां लिखी गई थी वो किन को बनाकर आधार लिखी गई थी, उस समय कैसे जीवनियां लिखी जाती थी, ऐतिहासिक पुरुष और धार्मिक नेताओं की जीवनियों को। जैसे जो धार्मिक नेता होते थे या धर्म के प्रचारक जो होते थे और जो ऐतिहासिक पुरुष हुआ करते थे, उनको जो इतिहास के जो पुरोधा हुआ करते थे, जो हमारे जिसमें आप हमारे जो सुभाष चंद्र बोस लगा लीजिए या जो भी थे, या तो वो हो गया, या आप चंद्रगुप्त के ऊपर ले लीजिए, ये हमारे क्या थे, ये इतिहास के पुरुष थे, ये ऐतिहासिक पुरुष थे। ठीक है, इतिहास के पात्र हैं ये, सॉरी। और इनको ही आधार बनाकर द्विवेदी युग में विशेष रूप से लिखा गया। वहीं जब हम आगे जाए छायावाद की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, राष्ट्रीय महापुरुषों को। अब आप अंतर देख सकते हैं, द्विवेदी युग में जहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक नेताओं को आधार बनाया गया, वहीं छायावाद में राष्ट्रीय जो महापुरुष हैं वो प्रमुख हो जाते हैं और उन पर ज्यादा से ज्यादा जीवनियां लिखी गई। क्यों राष्ट्रीय महापुरुष हो जाते हैं? क्योंकि वो छायावाद कौन सा दौर था, छायावाद 1920 से लेकर 1936 का दौर था। और उस समय हम क्या कर रहे थे, उस समय हम आजादी के लिए अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्षरत थे, संघर्ष कर रहे थे। तो ये सारे जो नेता थे, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे, ये सारे लोग क्या थे, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे और देश को आजाद कराने में
क्या अपना योगदान दे रहे थे। तो इसलिए इनको आधार बनाकर उस समय बहुत सारी जीवनियां लिखी गई, ठीक है। और ये जीवनी लिखने के पीछे इन लेखक का मंतव्य क्या होता था, उनका उनका मकसद ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा जब लोग जीवनियों को पढ़ेंगे, इन गांधी को पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेंगे, लाला लाजपत राय को पढ़ेंगे, तो उनके योगदान को, उनके प्रयास को, जो आजादी की भूमिका में महत्वपूर्ण, उन आजादी देश के को आजाद कराने में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसमें क्या होगा, उसको पढ़ेंगे तो आम जनता के बीच भी चेतना जागृत होगी, और वो भी अपने देश, अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने समाज के लिए वो भी क्या होंगे, जागरूक बनेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, आगे इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसीलिए इन महापुरुषों को, इन राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधाओं को इन्होंने अपना विषय बनाया था। फिर आगे क्या है, इसके बाद हम देखते हैं इस युग के जीवनी लेखकों में। अब आपको बता रही हूं मैं कि द्विवेदी युग में कौन कौन से जीवनी लेखक प्रमुख थे। रामनरेश त्रिपाठी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, मनमथ नाथ गुप्त थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मुंशी प्रेमचंद। इन लोगों ने जीवनियां लिखी हैं इन राष्ट्रीय महापुरुषों को आधार बनाकर। वही छायावादोत्तर यानी अब 1936 के बाद की मैं बात कर रही हूँ, उस समय किसे आधार बनाया जाता था, किनके ऊपर जीवनी लिखी गई, यानी लोकप्रिय नेताओं के ऊपर, संत महात्माओं के ऊपर, विदेशी महापुरुषों के ऊपर, वैज्ञानिकों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर और साहित्यकारों की जीवनियां लिखी गई। अर्थात छायावादोत्तर यानी 1936 से लेकर अद्यतन की मैं आज तक की बात करें, अब कैसी जीवनियां लिखी जा रही हैं। अब लिखी जा रही है संत महात्माओं के ऊपर, किसी क्रिकेटर के ऊपर लिखी जा रही है, किसी वैज्ञानिक के ऊपर लिखी जा रही है, विदेशी महापुरुषों के ऊपर लिखी जा रही है, लोकप्रिय नेताओं के ऊपर लिखी जा रही है। आज ही आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, लोग मोदी के ऊपर भी लिख रहे हैं, लोग कोई भी किसी क्रिकेटर के ऊपर लिख रहे हैं, उन पर फिल्में बनाई जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, यही जीवनी है। तो अब ये था, ये कैसा कलेवर बदला, ये छायावाद के बाद का है। तो इस युग में कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक थे, काका कालेलकर, जैनेन्द्र कुमार, रामनाथ सुमन, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन इत्यादि प्रमुख हैं। साथ ही साथ अगर मैं समकालीन से थोड़ा पहले की बात करूं तो अमृत राय, शांति जोशी, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, ये सारे इम्पोर्टेंट कौन है, जीवनीकार हैं। अगर विष्णु प्रभाकर ने कलम का सिपाही लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने जीवनी और साहित्य लिखा है, निराला की साहित्य साधना तथा आवारा मसीहा इत्यादि जो कुछ जीवनियां हैं, वो ये क्या है, ये प्रमुख जीवनियां मानी जाती हैं, जिनको काफी लोग पढ़ना पसंद भी करते हैं। आप लोगों को भी समय मिले कभी भी तो आप आवारा मसीहा जरूर से जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि इसको आप पढ़िएगा जरूर। तो जीवनी में बेसिकली क्या होता है, आपको ये समझना है कि कोई भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, एक कोई महान व्यक्ति होता है। महान व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं क्यों बोल रही हूँ, अब कोई मेरे ऊपर तो जीवनी लिखेगा नहीं, आपके ऊपर जीवनी नहीं लिखेगा, जिसके ऊपर जीवनी लिखना है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने कुछ न कुछ समाज में के लिए अपना योगदान दिया हो, या कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे उसका व्यक्तित्व महान बन जाता है। जैसे गांधी जी हमारे जैसे तो थे नहीं, अगर लाला लाजपत राय की बात करो तो भी वो मेरे जैसे नहीं थे, जैसे अगर कबीर के ऊपर कोई कुछ लिखे तो भी मेरे जैसे, हमारे जैसे नहीं थे। हम आम हैं, लेकिन उन्होंने समाज को बदलने में या उसको गुलामी से आजाद कराने में, या फिर शिक्षा की भूमिका, स्त्रियों के लिए शिक्षा की भूमिका को निर्णायक बनाने में, फिर आपको विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सारी चीजों को दूर करने में इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग, मैं अब गांधी जी की बात नहीं करी कि उन्होंने बाल विवाह और विधवा विवाह को दूर किया था, जिन्होंने भी किया था, अगर तो उन के बारे में अगर लिखा जा रहा है तो उनके जन्म और मृत्यु को विभिन्न कालक्रम, यानी उनके मृत्यु, उनके जन्म से लेके इस सन में जन्म हुआ, उसके बाद वो ऐसे बड़े हुए, इस समय उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की, फिर आगे चल के इस सन में उनकी मृत्यु हुई। ये सारी चीजें हम एक कालक्रम से व्यवस्थित तरीके से बताते हैं और उस महान व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो हम उसको जीवनी कहते हैं। ठीक है,
किसी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना, प्रस्तुत करना। ठीक है, अब आता है आत्मकथा। इसमें क्या है, बहुत माइनर सा अंतर है जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बीच में बोल नहीं सकते, तो आप मुझे सुनते जाइए कि जीवनी क्या था। किसी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में जब लेखक कालक्रम से कुछ लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं। लेकिन आत्मकथा क्या, आत्मकथा, आत्म मीन्स अपनी कथा। ठीक है, यानी जब लेखक अपने जीवन को स्वयं प्रस्तुत करता है। जो लेखक है वो अपनी बात, अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को जब वो खुद लिखता है। जीवनी में क्या कर रहा था लेखक किसी महान व्यक्ति के बारे में लिख रहा था, लेकिन आत्मकथा में लेखक क्या कर रहा है, वो स्वयं के ही बारे में लिख रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। स्वयं अपने को निर्मम भाव से प्रस्तुत करना कठिन कार्य है, इसलिए आदर्श आत्मकथा लिखना भी कठिन कार्य है। यानी कई बार क्या होता है कि हम जब अपने बारे में लिखते हैं तो कई ऐसे हमसे जुड़े हुए तथ्य होते हैं जिनको प्रस्तुत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद वो हमारे लिए बहुत भावुक क्षण रहा हो, हमारे जीवन के कुछ ऐसे सत्य हो जिसको हम उद्घाटित करना नहीं चाहते या पाठक वर्ग के समक्ष रखना नहीं चाहते, तो हमारे लिए बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि अपने को निर्मम भाव से प्रस्तुत करना कठिन कार्य है, इसलिए आदर्श आत्मकथा लिखना भी कठिन कार्य है। क्यों कठिन है, क्योंकि कई बार हम ऐसे बहुत सारे हमसे जुड़े हुए तथ्य हैं जिनको हम दूसरों को नहीं चाहते कि वो हमारे बारे में जाने, इसीलिए ये बात लिखी जा रही है। लेकिन फिर भी क्या करता है जो आत्मकथाकार होता है, वो क्या करता है, अपने जीवन की समस्त घटनाओं को प्रस्तुत करता है, लिखता है। बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करना और उसके साथ ही तटस्थ रहकर आत्मनिरीक्षण करना सरल नहीं है। अर्थात जो घटनाएं मेरे जीवन में जितनी मुझे याद है, स्मृति शब्द क्यों कहा गया, क्योंकि मुझे ये याद नहीं कि मैं जब पैदा हुई थी तब मैंने क्या क्या किया था, लेकिन जितनी स्मृतियां मेरे बचपन तक मुझे ले जाती हैं, मेरी जो स्मृतियां मुझे अपने बचपन तक जहां तक लेकर जाती हैं, अगर मैं वहां से आधार बनाकर लिखना शुरू करूं तो उसको आत्मकथा कहते हैं। इसीलिए स्मृति आधार यहाँ पर बनाया गया, स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करना और उनका तटस्थ रहकर, उनका मतलब बिना कुछ जोड़े, उसमें बिना कुछ कल्पना किए उसको लिख देना, ये बहुत क्या है, एक कठिन कार्य, सरल नहीं है। हिंदी में यो तो स्वयं भारतेंदु ने एक कहानी लिखी थी, क्या, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, इसकी कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक जो रचना है, उसको वो एक कहानी है, भारतेंदु की प्रथम कहानी मानी जाती है, जो कि कौन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये उन्होंने लिखा। ठीक है, लेकिन इससे लोग कहते हैं कि ये जो कहानी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये कहानी कैसी है, ये कहानी उनके स्वयं के जीवन को प्रस्तुत करती है, इसीलिए वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, किंतु वो पूर्ण रूप से आत्मकथा नहीं है, लोगों ने उसे कहानी ही स्वीकार किया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखकर इस दिशा में प्रयोग आरंभ किया, किंतु यह प्रयोग अधूरा रह गया। हिंदी की अब वहां पे उन्होंने लिखने की कोशिश जरूर की, कथात्मक शैली में उन्होंने कहानी लिखी, लेकिन ये अधूरी रचना है। क्यों, क्योंकि उसमें आत्मकथा के पूर्ण गुण जो होते हैं, जो उसके गुण होने चाहिए, वो पूर्ण रूपेण उसमें नहीं आ पाते। फिर कब से शुरुआत फिर आगे चलकर मानी जाती है, कब से आदर्श आत्मकथाएं लिखी गई, छायावाद और छायावादोत्तर युग में लिखी गई, द्विवेदी युग में भी नहीं लिखी गई है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, एक आध का आप नाम गिना देना। जैसे बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्म कहानी लिखी है, वहीं वियोगी हरि हैं, वो मेरा जीवन प्रवाह लिखते हैं। राजेंद्र बाबू क्या लिखते हैं, मेरी आत्मकथा लिखते हैं। वहीं यशपाल क्या लिखते हैं, सिंहावलोकन लिखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र क्या लिखते हैं, अपनी खबर लिखते हैं। बाबू गुलाब राय ने क्या लिखा है, मेरी असफलताएं लिखी हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है अपनी कहानी, और पंत ने क्या लिखा है, 60 वर्ष एक रेखांकन। साथ ही जो बच्चन कौन है, हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने आत्मकथा लिखी है। उनकी आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक और लिखा था नीड़ का निर्माण। फिर तो इसमें से जो भी आपको अच्छे से याद हो सके, सिर्फ 2 या 3 आत्मकथा
को आत्मकथाकार और उसकी आत्मकथा को लिख देना है अपने एग्जाम के समय। आपको अपने आंसर शीट में 2 से 3 लोगों का नाम गिनाकर उनकी रचनाएं गिना देना है, सारे के सारे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आता है यात्रा वृत्त। अब यात्रा वृत्त क्या है? यात्रा से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ घूमने की बात, तो हाँ बिल्कुल इसमें घूमने की ही बात करता है। जब लेखक अपने जीवन की अविस्मरणीय यात्राओं का विवरण आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। अब अविस्मरणीय यात्रा क्या होता है? अर्थात आपको भी पता होगा, आप कई जगह यात्रा पे निकल जाते होंगे। कई बार आप बगल के दिल्ली से इधर जैसे मुरथल है, लेकिन क्या आप लोग में से बहुत सारे लोग मुरथल के पराठे खाने गए होंगे, या कई बार आप अपने घर से अगल बगल के छोटे मोटे जगहों या किसी गांव में चले गए होंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, हो सकता है आप गाजियाबाद भी गए, लेकिन क्या वो विस्मरण यानी याद करने योग्य होता होगा? आप हमेशा हो सकता है कि आप एक बार गोवा जाए और वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई हो, कुछ काफी दिन आपको व्यतीत करना पड़ा हो, या वो उसको छोड़कर आप कन्याकुमारी गए, या फिर आप वहां आप देहरादून ही ले लीजिए, कहीं भी एक ऐसे जगह पर गए जहां पर आप कुछ दिन आपने बिताया, वहां पर कुछ ऐसी चीजें जो आपके भावनाओं से सीधे जुड़ गई, साथ ही वहां के कुछ लोगों के से आपका आत्मीय घनिष्ठ संबंध हो गया। ये सारी चीजें क्या होता है, आपके उस यात्रा को अविस्मरणीय यानी जो भूला नहीं जा सके, जिसे भुलाया नहीं जा सके, उसको कहते हैं अविस्मरणीय। और विस्मरण का अर्थ क्या होता है? जिसे भुलाया जा सके। तो एक ऐसी यात्रा जो आपको अविस्मरणीय हो, आपको वो आप भूलने से भी भूल ना सके, उससे आपका बिल्कुल जुड़ाव हो गया हो, और जब उसको आप याद कर अब जाहिर सी बात है, जब लेखक अपने ही यात्रा को लिख रहा है तो अपनी आत्मकथा के बारे में बता रहा है, यानी अपने ही किसी कथा को बता रहा है, अपने एक यात्रा के विषय में बता रहा है, यानी अपनी बात कर रहा है, इसीलिए वो आत्मकथात्मक शैली इसमें भी आ जाती है। तो उस किसी भुलाए नहीं जाने वाले किसी यात्रा का जब विवरण वो करता है आत्मकथात्मक शैली में, तो उसको हम क्या कहते हैं? यात्रा साहित्य कहते हैं। ठीक है, और जब उसकी हम रचना करते हैं तो वो साहित्य का एक अंग बन जाता है, एक विधा बन जाती है, इसीलिए उसे यात्रा साहित्य नाम दिया गया है। बस आपको ये लिखना है, फिर आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो हम देखें, आदर्श यात्राविद वह माना जाता है जिसमें यात्रा क्रम में आए हुए स्थान और बीती हुई घटनाएं लेखक की स्मृति संवेदना का अंग बनकर चित्रवत अंकित हो जाती है। मैंने वही चीज आपको बताया कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां के किसी स्थान से या किसी घटना से या किसी लोग से आपका घनिष्ठ संबंध हो जाए, वो आपकी स्मृति में, आपकी संवेदना में इतना ज्यादा समाहित हो जाए कि आप उसको भूल ना सके। और जब आप आंखें बंद करके या अपने किसी मित्र से या किसी आस पड़ोस के लोगों से आप उस यात्रा का जिक्र कर रहे हो, तो ऐसा लगे यात्रा बताते हुए कि मानो आप उस क्षण को जी रहे हो उस समय में। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप लोग अपनी कोई स्टोरी बता रहे होंगे तो आपको एकदम वो स्टोरी आपके दिमाग पे, जैसे ये चित्रवत अंकित होना क्या होता है? मानस पटल पर अंकित हो जाना। यानी जैसे कि मैं बोलती हूँ कमल, अब मैंने आपको कमल बोला तो आप सबके दिमाग में एक छवि बनी कमल की, जो कीचड़ में एक फूल खिलता है उसकी। आपने कमल के बदले गुलाब को नहीं, अपने दिमाग में एक चित्र गुलाब का नहीं बनाया। ठीक है, तो ये जो चित्र अंकित हुआ, इसी को बोलते हैं हम चित्रवत अंकित होना मानस पटल पे। आपके दिमाग में एक चित्र खाका बन गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि जब आप किसी अपने मित्र से अपने किसी यात्रा के विषय में बताते हैं और वहां के किसी घटना या किसी स्थान की चर्चा करते हैं, तो वो स्थान आपके मस्तिष्क में उसका एक चित्र बन जाए, उस घटना का पूरा दृश्य आपके दिमाग में उपस्थित हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? चित्रवत अंकित हो जाना। और वो आपके यात्रा वृत्ताकार जो यात्रा वृत्त लिख रहा होता है, जब वो लिखने बैठता है, यात्रा साहित्य की रचना करता है, तो वो सारे के सारे जो दृश्य है उसके दिमाग में अंकित हो जाते हैं, वो उसकी रूपरेखा अंकित हो जाती है, तब जाकर वो एक यात्रा साहित्य की रचना कर पाता है। यात्रा वृत्त क्या है?
आत्मकथा का भी अंश हो सकता है। मैंने आपको बताया क्यों अंश हो सकता है, क्योंकि वो उसके जीवन, आत्मकथा में क्या होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के एक एक छोटे छोटे घटनाओं का वर्णन करता है। अब जब वो घटना का वर्णन कर रहा होगा, आत्मकथा लिख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने किसी न किसी यात्रा पर जब वो गया होगा तो उस यात्रा की भी चर्चा कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो उसके जीवन से संबद्ध है और यहाँ कथाकार स्वयं की यात्रा की बात करे, इसलिए इसमें ये आत्मकथा का अंश इसे माना जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये आत्मकथा का अंश भी हो सकता है और इसे स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है। अब स्वतंत्र रूप से आप इसको या तो वो आत्मकथात्मक शैली में लिख दे या उसको स्वतंत्र रूप से भी लिख सकता है। स्वतंत्र रूप में कैसे लिखेगा, कुछ कुछ चीजों का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करेगा, उसमें बहुत सारे घटनाओं का वर्णन नहीं करेगा, उसको रोचक बनाते हुए जब वो लिखेगा तो वो आत्मकथात्मक शैली में नहीं होगा। ठीक है। यात्रा वृत्त में आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज तीनों के तत्व पाए जाते हैं। अब आप ये कैसे पाएंगे, जब आप आत्मकथा के तत्व तो आपको समझ में आ गया, अब संस्मरण के तत्व और रिपोर्टाज के तत्व कैसे पाए जाएंगे, ये जब आप उन संस्मरण को पढ़ेंगे और रिपोर्टाज को पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगी। फिर क्या है, हिंदी में यात्रावृत्त लिखने का क्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ होता है, किंतु कलात्मक यात्रावृत्त छायावाद और छायावादोत्तर युग में लिखे गए हैं। ये लाइन आपको लिखना है कि इसकी शुरुआत कब से होती है, भारतेंदु युग से होती है, लेकिन जो एक वास्तविक रूप में जो कलात्मक यात्रावृत्त यानी जो एक जो आदर्श हम यात्रावृत्त की बात करें या आदर्श लेखन की बात करें तो वो शुरू होता है छायावाद और छायावाद के बाद। उसमें कौन कौन सी यात्रावृत्त लिखने वाले आते हैं, राहुल सांकृत्यायन का नाम देना, आप देवेंद्र सत्यार्थी का नाम दे देना, अज्ञेय का नाम दे देना, यशपाल का नाम दे देना, बस बहुत हुआ। फिर उसके बाद आता है संस्मरण। अब इसमें क्या है, जब लेखक अपने निकट संपर्क में आने वाले महत विशिष्ट विचित्र प्रिय और आकर्षक व्यक्तियों, घटनाओं या दृश्यों को स्मृति के आधार पर पुनः कल्पना में मूर्त करता है, उसे शब्दांकित करता है, तब वह संस्मरण लिखता है। अब आप एक चीज मैंने पहले भी पढ़ाई थी कि जीवनी में भी लेखक क्या कर रहा था, जीवनी में लेखक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाएं जो थी उनको कालक्रम से में बद्ध करके लिख रहा था। यहाँ भी लेखक क्या करता है, किसी महत्वपूर्ण या विशिष्ट आकर्षक व्यक्ति हो या विचित्र प्रिय आकर्षक व्यक्ति या किसी दृश्य या किसी घटनाओं को लिख रहा होता है, संस्मरण। इसमें क्या हुआ, इसमें भी लेखक किसी चीज को लिख रहा है। जीवनी में भी लेखक किसी व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर लिखता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन अंतर क्या है फिर, तो अंतर ये है कि जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष पर ही आधारित लिखा जाता है, यानी वो व्यक्ति के जीवन को ही आधार बनाकर लिखा जाता है। और संस्मरण में क्या है, संस्मरण में वहां क्या होता है, वहां जीवनी जब लिखा जाता है तब वहां पे जो लेखक है वो जिसके बारे में, जैसे कि अगर मैं महात्मा गांधी की समकालीन हूँ, मैं महात्मा गांधी के ऊपर कुछ लिख रही हूँ और महात्मा गांधी या तो जीवित है या अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार के किसी भी लोगों से मिलकर उनसे पूछ कर भी उनके बारे में लिख रही हूँ, तो वो आता है जीवनी। लेकिन संस्मरण क्या है कि जब मैं महात्मा गांधी के ऊपर लिख रही हूँ तो ठीक है लिख रही हूँ, लेकिन मैं बिना पूछे, मैं उन महात्मा गांधी से बिना पूछे, उनके परिवार वालों से बिना पूछे जब मैं उनके बारे में लिखूंगी तो वो संस्मरण कहा जाएगा। और संस्मरण क्या है, संस्मरण उनको याद करना, संस्मरण अर्थात किसी को स्मरण करना, किसी को याद करना, अपने स्मृतियों में किसी को याद करना। स्मृति अर्थात महात्मा गांधी के साथ रहते हुए हो सकता है कि मैं उनके साथ जुड़ी, उनके साथ मेरी कभी कोई बात हुई हो या कभी उनके साथ कोई ऐसी घटना कुछ घटी हो जहां पर मेरा और उनका साथ रहा हो, हम दोनों ने साथ में काम किया हो। उस घटना को जब मैं याद करते हुए जब कुछ लिखती हूँ तो उसको बोलते हैं संस्मरण। यहाँ पे मैं गांधी और उनके परिवार को उनसे कुछ पूछ के, उनसे कुछ तथ्य इकट्ठा करके नहीं लिखूंगी, क्योंकि जब वो लिखूंगी तो वो जीवनी बन जाएगा। लेकिन जब मैं
महात्मा गांधी से अगर मैं और महात्मा गांधी एक साथ कभी पे कहीं जुड़े हों, उनका संबंध किसी न किसी तरीके से मेरे साथ उनका रहा हो, या कोई उन्होंने मेरे लिए कुछ बातें कही हो, उन बातों को आधार बनाकर, किसी स्मृति को आधार बनाकर जब, या किसी घटना को, इसमें लिखा हुआ घटना को, किसी दृश्य को जब स्मृति के सहारे हम अंकित करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? संस्मरण। और यही अंतर, संस्मरण में क्या होता है, मैं अपने दोस्त के बारे में, मैं किसी से मिली, हम दोनों के बीच में कोई घटनाएं घटी, या कोई विशेष, मान लो हम किसी इवेंट में जाते हैं, वहां पे मैं किसी से मिलती हूँ, उनके साथ हमारा घनिष्ठ थोड़ी सी मित्रता बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद मैं वहां से वापस आ जाती हूँ, तो उस इवेंट के बारे में बताऊंगी कि मैं इस इवेंट में गई थी, वहां पर एक विशेष व्यक्ति मुझे मिला था और उनके साथ मेरा ऐसा ऐसा रहा, तो वो हम मेरे अनुसार जानने में वे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। जब मैं इसका विवरण करूंगी, इसका वर्णन करूंगी, तो वो संस्मरण आता है। अब क्या है, संस्मरण लिखते समय लेखक पूर्णतः तटस्थ नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि उसको अपनी स्मृतियों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पे वो तटस्थ नहीं रह पाता। तटस्थ इस रूप में नहीं रह पाता कि उसके सामने कोई एक कहानी नहीं है, कोई रचना नहीं है, या फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्मृतियों का सहारा लेता है। एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी स्मृतियों को आधार बनाकर लिखना होता है, इसलिए वो कई बार तटस्थ नहीं लेता या नहीं रहता। कई बार वो आगे बढ़कर कल्पना का भी सहारा ले सकता है, उस आदमी के व्यक्तित्व को उभारने के लिए, निखारने के लिए। अब इसमें क्या है, याद आने वाले का अंकन करते हुए वह स्वयं भी अंकित हो जाता है। इसमें अब ये लिखा हुआ है कि जब मैं किसी के बारे में लिख रही हूँ तो उसको लिखते लिखते अपनी बात भी, अपने तरफ से भी कुछ मैं अपनी, जैसे कि मैंने स्मृतियों में याद किया कि किसी के साथ मैंने बताया कि मैं इवेंट में गई, किसी के साथ हमारा समय अच्छा रहा, मैं उनको लिखते हुए उस सारे इवेंट को जोड़ते हुए, सारी बात बताते हुए, लिखते लिखते कई बार मैं अपनी बात भी, क्या कहना चाहती हूँ उनके लिए, वो भी लिख देती हूँ। तो वो संस्मरण के अंदर आता है। वही कहा जा रहा है कि संस्मरण में याद आने वाले को लिखते हुए, अंकन करते हुए स्वयं भी लेखक अंकित हो जाता है, यानी अपने विचार भी वो लिख देता है। संस्मरण लेखक के लिए संवेदनशील, प्रभावनाहीन और व्यक्ति या वस्तु के वैशिष्ट्य को लक्ष्य करने वाला होना चाहिए। आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसे संवेदनशील होना चाहिए, प्रभावनाहीन होना चाहिए, और व्यक्ति या वस्तु के वैशिष्ट्य को, यानी मैं लिख रही हूँ तो मुझे संवेदनशील यानी भावनाओं से भरा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति जिसके बारे में लिख रही हो, जिस दृश्य या घटना के बारे में लिख रही हो, उसका कुछ वैशिष्ट्य है, यानी कुछ वो विशिष्ट उसके अंदर गुण है, तो उसे मुझे बताना जरूर चाहिए, उसको छिपाना नहीं चाहिए। हिंदी में अब लिखा गया है कि आदर्श संस्मरण छायावादोत्तर युग में लिखे गए, ठीक है, छायावाद के बाद लिखे गए। इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? श्री राम शर्मा आते हैं, महादेवी वर्मा आती है, रामवृक्ष बेनीपुरी आते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आप इसमें से श्री राम शर्मा का नाम दे देना, महादेवी वर्मा का नाम दे देना, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम दे देना, और बस आदि आते हैं, आदि कर देना, या आदि का नाम उल्लेखनीय है बस कर देना, सिर्फ 2 या 3 का नाम। फिर आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र आपको पता है रेखा किसको बोलते हैं? कुछ ऐसे लकीर खींचना, उसी तरीके से रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का चित्रांकन किया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति की बात करूं, किसी वस्तु की बात करूं। अब जब आप रेखा चित्र, जैसे आत्मकथा और जीवनी, उसको एक साथ रखते हैं, रेखा चित्र को जब आप पढ़ेंगे तो आप फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि ये तो संस्मरण जैसा ही लग रहा है, इसमें फिर क्या अंतर है? तो रेखा चित्र भी संस्मरण की ही तरह है, लेकिन एक छोटा सा, 1-2-4 छोटा सा अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये भी उसी की भांति होता है। इसमें भी क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का चित्रांकन किया जाता है, सेम जैसे संस्मरण में किया जाता है। इसमें सांकेतिकता अधिक होती है। जैसे संस्मरण में स्मृति को आधार बनाते हैं, तो इसमें सांकेतिकता, इसमें क्या होता है? रेखा चित्र हम लिखेंगे, रेखा चित्र में हम क्या होता है, स्मृति अगर मुझे याद आ रही है तो हम, अगर मैंने इवेंट की बात की कि मैं इवेंट में गई, वहां से जो मेरी स्मृतियां बनी, उस स्मृतियों में आने वाले सभी
बातों को मैं लिखूंगी संस्मरण में, लेकिन रेखा चित्र में क्या है, जो मूल घटनाएं होंगी, मूल बात मुझे जो उभारना है, सभी बातों को नहीं समेटकर कुछ बातों को संकेत अर्थ में, संकेत ज्यादा, यानी इसमें बातों का बहुत विस्तार नहीं करूंगी, मूल बातों को उसका संकेत, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, ठीक है, संकेत अर्थ में उसकी जानकारी मैं प्रस्तुत करूंगी, ठीक है। तो जिस प्रकार रेखा चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ की मूलभूत विशेषताओं को उभार देता है, यानी थोड़ी सी रेखा के द्वारा वो, अगर रेखा चित्र का क्या इसमें कहा जा रहा है कि थोड़ी सी रेखाओं का, यानी कुछ रेखाओं का प्रयोग करके वो जो चीज आपको कहना चाहता है, अगर किसी व्यक्ति की बात कर रहा है तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे एक नाक दे देगा, बगल से छोटा सा होंठ, ऐसे होंठ बना देगा, एक आंख खींच देगा, ऐसे लकीर बन करेगा, तो आपको क्या लगेगा, ओ इसने किसी आदमी, किसी मेल का बना दिया। लेकिन उसी में अगर उसने लगा दिया, एक टीका लगा दिया, टीका पहना दिया, तो आप बोलेंगे कि ये किसी औरत का उसने रेखा चित्र बनाया है। तो क्या है, थोड़ा सा बनाया, आपको समझ में आ गया कि ये स्त्री है, सिर्फ एक फेस बनाया, पूरी की पूरी बॉडी नहीं बनाई, सिर्फ एक फेस बनाया जिसमें आंख है, नाक है, होंठ है, सब कुछ है, लेकिन टीका नहीं होने से वो स्त्री बन जाती है, या इयररिंग्स होने और टीका होने से वो स्त्री बन जाती है, और इयररिंग्स नहीं होने से, टीका नहीं होने से वो मेल बन जाता है, वो पुरुष बन जाता है। तो कुछ रेखा के माध्यम से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा देता है। ठीक रेखा चित्रकार का भी काम वही होता है, जो रेखा चित्र जो लेखक होता है, इसमें पूर्णतः तटस्थ होना आवश्यक है। आप इसमें लिखेंगे कि रेखा चित्र में लेखक का पूर्णतः तटस्थ होना आवश्यक है। वो क्या कहता है, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत आवश्यकताओं को इसमें भी उभारा जाता है। अब आते हैं, वस्तुतः संस्मरण और रेखा चित्र एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि रेखा चित्र और संस्मरण की अगर मैं बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती हैं, ठीक है, बस छोटी बहुत ही अंतर, थोड़ा बहुत ही इसमें अंतर देखने को मिलता है। संस्मरण में क्या होता है, संस्मरण में भी चित्र शैली का प्रयोग किया जाता है, किंतु रेखा चित्र में चित्र अधूरा या खंडित भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि रेखा चित्र में कौन से शब्द का प्रयोग किया है, सांकेतिकता। सांकेतिकता का अर्थ क्यों, यहाँ पे विस्तृत वर्णन नहीं किया जाता। अगर मैंने आपको संस्मरण की बात बताई थी कि संस्मरण स्मृतियों में आने वाले एक एक चीजों को बताया जाता है, लेकिन रेखा चित्र में वो क्या करेगा, घटनाओं का बस छोटा छोटा विवरण प्रस्तुत करेगा, बहुत विस्तार में नहीं जाएगा, छोटी छोटी घटनाओं के बारे में संकेत रूप से आपको बताएगा वो, ठीक है। अब क्या है इसमें, हाँ, संस्मरण में चित्र छोटा या लघु भले हो अपने आप में पूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। संस्मरण में मैंने पूर्णता होती है, लेकिन रेखा चित्र में क्या होता है, पूर्णता नहीं होती। यहाँ पे जो चित्र होते हैं, यहाँ पे जो वर्ण विषय होता है वो अधूरा हो सकता है, वो खंडित हो सकता है, ठीक है। वस्तुतः रेखा चित्र संस्मरण का कलात्मक विकास है, यानी जो संस्मरण मैंने आपको बताया उसी का अगला जो चरण है वो क्या है, रेखा चित्र है, उसी का एक अगला कलात्मक विकास, ठीक है। हिंदी में महादेवी वर्मा, इसमें भी है महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बोनीपुरी और विष्णु प्रभाकर या नागेंद्र, किसी एक का आप नाम गिना सकते हैं। अब आता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपको पता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट आप जानते हैं रिपोर्ट क्या होता है, तो रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। आप रिपोर्ट कैसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है, अखबारों के माध्यम से भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। समाचार जब आप सुन रहे होते हैं वहां भी क्या होता है, रिपोर्ट का ही प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक। रिपोर्टाज जो क्या है, वो रिपोर्ट का ही साहित्यिक अंदाज है, रिपोर्टाज का रिपोर्ट का साहित्यिक रूप है। रिपोर्टाज में क्या होता है, समसामयिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सेम न्यूज चैनल क्या करते हैं, आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, समसामयिक जो घटनाएं होती है उसको वास्तविक रूप में दिखाते हैं। आपको अखबार जो पत्रिकाएं होती हैं या जो अखबार होता है वो भी क्या होता है, समसामयिक घटनाएं को, समसामयिक क्या होता है, उस समय में जो चल रही घटनाएं हैं उनको वास्तविक रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक वही काम जब साहित्य में किया जाता है तो उसको रिपोर्टाज कहा जाता है। रिपोर्टाज लेखक का घटना के प्रत्यक्ष
साक्षात्कार आवश्यक है। अब इसके लिए क्या आवश्यक है? कोई लेखक रिपोर्टाज लेखन कैसे करेगा? जब वो किसी घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो। उसने जब किसी घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो और उस घटना को रिपोर्ट की तरह वो प्रस्तुत कर रहा हो तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। इसमें अब कैसे कैसे विषय को शामिल किया जा सकता है? तो इसमें युद्ध की विभीषिका, अकाल की छाया या पूरे मानव समाज को प्रभावित करने वाली अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने पर पत्रकार और साहित्यकार उन घटना के अनेक संदर्भों की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करते हैं और उन्हें रिपोर्टाज शैली में प्रस्तुत करके पाठक के मन को झकझोर देते हैं। जैसे जो मान लीजिए कि मैं लेखक हूँ और मैं रिपोर्टाज लिख रही हूँ, तो मैंने किसी युद्ध की विभीषिका के बारे में बताया कि जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज भी युद्ध चल रहे हैं। अब इस युद्ध के बारे में मैं कुछ लिखना चाहती हूँ साहित्यिक माध्यम से, उसको साहित्यिक रूप में देते हुए मैं रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? मैं जाऊंगी यूक्रेन जो लड़ाई हो रही है उससे रिलेटेड एक एक जानकारी इकट्ठा करूंगी, उसको मैं देखूंगी बकायदा, वहां पे प्रस्तुत वहां पे रहकर उन चीजों को देखूंगी। जैसे कि आप देखते हैं कि मीडिया में भी जो संवाददाता होता है वो क्या कहता है, वो जो जब आप एक तो होता है जो मेन होता है वो आपको रिपोर्टर वो बोल रहा होता है, साथ में आपसे पूछा जाता है, उनसे बताया जाता है कि ये हमारी घटना से अभी लाइव है और ये आपको वहां की पूरी जानकारी देंगे और उनसे पूछा जाता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो जो देख रहा होता है, जो बता रहा होता है, उसी को हम सुनते हैं। ठीक वैसे ही रिपोर्टाज जो लेखक होता है वो उसका भी उस घटना को देखना और उस घटना से जुड़ना आवश्यक होता है। और जब उसको वो क्या करता है, रिपोर्टाज शैली में साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है और उसको पाठक का मन क्या हो जाए, द्रवित हो उठे, पाठक का मन पिघल जाए, झकझोर उठे, वो पाठक के मन को झकझोर दे, तो उसको रिपोर्टाज विधा में वो सफल माना जाता है, रिपोर्टाज लेखन में। ठीक है, हिंदी में तो रिपोर्टाज लेखन का प्रचलन कब से हुआ? छायावादोत्तर युग से हुआ। अब आप देखेंगे कि रिपोर्टाज विधा का लेखन जो हुआ था वो भारतेंदु युग में इसका अभाव देखने को मिलता है, द्विवेदी युग में नहीं है ये, छायावाद में नहीं है ये। यानी रिपोर्टाज जो है वो एक नई विधा है जिसकी शुरुआत कब होती है? छायावादोत्तर युग में हुई, छायावाद के बाद हुई। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें रिपोर्टाज लेखक आते हैं? बालकृष्ण राव आते हैं, रंगे राघव आते हैं, धर्मवीर भारती आते हैं, विष्णुकांत शास्त्री आते हैं। इनमें से 2-3 का नाम आप लोग गिना देना। फिर आता है डायरी लेखन। आपको पता है कि हमारे घर में हमारे माता पिता भी हमें कई बार बोलते हैं या फिर हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि हमें अक्सर डायरी लिखना चाहिए। डायरी में हम क्या करते हैं, अपनी भावनाएं, हमारे से जुड़ी कुछ घटनाएं होती हैं जिसको हम दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, तो हम उसको डेट के साथ बताते हैं, आज का दिन ये है और आज ये सारी चीजें हुई। साथ ही साथ घटनाएं नहीं तो हम अपनी रोजमर्रा यानी दैनिक कार्यों को, दैनिक गतिविधियों को, जो आज मैंने कार्य किया हम उसको भी डायरी में नोट करते हैं। या कोई चीज हमने खर्च किया, खर्च का लेखा जोखा जो होता है हम उसको भी विवरण देते हैं। तो ये सारी हम डायरी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो साहित्य का एक विधा है डायरी। इसमें साहित्य मतलब ये डायरी लेखन जो है ये भी इस साहित्य की गौण विधाओं में आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए, जब लेखक तिथि विशेष यानी मैंने बताया डेट वाइज, तिथि विशेष में घटित घटना चक्र को यथातथ्य रूप में अथवा अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया या टिप्पणी के साथ लिखता है तो यह लेखन डायरी विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब ये क्या है, जब कोई लेखक डेट वाइज, तिथि विशेष में यानी डेट वाइज किसी भी घटना को, उसको या तो चाहे तो अगर मैं चाहूँ तो उस पूरी घटना को पूरा का पूरा लिखूं, या उस घटना को थोड़ा संक्षिप्त रूप में उसको बता दूं कि आज मैं यहाँ गई थी, वहां पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि मुझे मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे अगर ये बताना चाहूँ कि मैं आज एक प्रतियोगिता में गई थी, आज का दिन, आज 20 तारीख है और आज मुझे एक प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला जहां पर मुझे बसंत ऋतु टॉपिक दिया गया और उस पर मुझे कुछ लिखने को कहा गया। तो मैंने वहां लिखा और वहां लिखने के बाद मुझे फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट प्राइज मिला
मुझे और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई। बस ये हुआ, ठीक है, ये हुआ संक्षिप्त। लेकिन मैं ये लिखूं कि आज दिनांक इतना को मैं मेरे घर से रिक्शा पकड़कर उस स्थान पर पहुंची जहां पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। यह प्रतियोगिता इस परिसर में आयोजित हो रहा था। साथ ही साथ इतने सारे क्या थे जो जज, इतने सारे जज थे, बच्चों की संख्या भी इतनी मतलब 100 से ज्यादा या लगभग 100 या लगभग 50 इस तरीके से थी। साथ ही उस दौरान क्या हुआ, पहले ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बाद में लेखा एसे यानी निबंध प्रतियोगिता आई, जिसके दौरान मुझे बसंत ऋतु के ऊपर नहीं 3-4 टॉपिक दिए गए, उसमें से मैंने बसंत ऋतु को चुना और उसके बाद बसंत ऋतु पर मैंने अपने भावनाओं, अपनी चीजों को लिखना शुरू किया। उसके दौरान मैंने ये चीज लिखा, बसंत ऋतु में मैंने ये वाली बात मेंशन की, उसमें इसकी बात मेंशन की, ये सारी बात मेंशन की। फिर उसके बाद मैंने निष्कर्ष लिखा, फिर उसके बाद मैंने प्रस्तुत किया। उसके कुछ देर बाद जजमेंट आया, जजमेंट के दौरान मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया, फिर उसके प्राइज के रूप में मुझे ये प्रदान किया गया। तो ये क्या हुआ, ये उसका सिलसिलेवार, क्रमवार इसका जो वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पे विस्तृत वर्णन मैंने आपको बताया। लेकिन संक्षिप्त वर्णन क्या है कि आज मैं वहां गई, मैंने पार्टिसिपेट किया, वहां पे ये टॉपिक था, उस टॉपिक में मैंने लिखा और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज के रूप में ये मिला, मैं घर चली आई। तो ये वर्णन संक्षिप्त हुआ। ये दोनों ही रूप से लिखा जाए तो इस विधा को हम क्या कहते हैं, डायरी विधा कहते हैं, डायरी लेखन कहते हैं। अब ये क्या है, इसको किस तरीके से क्रमबद्ध भी लिखा जा सकता है और रोजनमचा। क्रमबद्ध मैंने यही बताया, सिलसिलेवार, और रोजनमचा क्या होता है, बस ब्यौरा के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में उसको दे दिया। रोजनामचा होता है जैसे कि आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर को ही रोजनामचा कहते हैं। तो यहाँ रजिस्टर मेंटेन करने का अर्थ क्या है, उसको बहुत संक्षिप्त रूप में उसका वर्णन कर देना, बात बता देना, ब्यौरा दे देना, रोजनामचा के अंतर्गत आएगा यहाँ पे। तो उसका आकार कुछ पंक्तियों तक ही सीमित हो सकता है और कई पृष्ठों तक भी। मैंने बताया था कि संक्षिप्तता भी हो सकती है और विस्तृत, यहाँ विस्तृत अवकाश भी हो सकता है। वह स्वतंत्र रूप से भी लिखी जा सकती है और कहानी, उपन्यास या यात्रावृत्त के अंक के रूप में भी लिखी जाती है। यानी बात वही हुआ, आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से भी लिख सकते हैं, यानी छोटे मोटे भी लिख सकते हैं, और डायरी के रूप में भी लिख सकते हैं इसको आधार बनाकर। कहानी उपन्यास और यात्रावृत्त के भी उसका, जैसे कहानी का कलेवर देकर भी आप लिख सकते हैं, उपन्यास का कलेवर देकर लिख सकते हैं, या यात्रावृत्त का कलेवर देकर आप इस डायरी विधा को लिख सकते हैं। ठीक है, डायरी मूलतः क्या है, लेखक का निजी वस्तु है। जाहिर सी बात है कि आपकी डायरी आप अगर लिख रहे हैं तो वो आपकी अपनी चीजों से जुड़ी होंगी, वो आपका अपना होगा, वो किसी सार्वजनिक, वो हम सबका नहीं हो सकता। उसमें वो आप अपनी बातें लिखते हैं, अपनी चीजें, अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को लिखते हैं, न कि मेरे या किसी अन्य व्यक्ति विशेष से संबंधित घटनाओं को लिखते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें उसे अपनी निजी विचार, दृष्टि, उद्भावना और प्रतिक्रिया व्यक्त करने की छूट होती है। जाहिर सी बात है, आप लिख रहे हैं तो आप उसमें अपने विचार लिख सकते हैं, आपकी अपनी दृष्टि होगी, आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं होंगी। हिंदी में डायरी विधा का आरंभ छायावादी युग से माना जाता है, यानी रिपोर्टाज देखिए छायावादोत्तर युग का है, लेकिन डायरी विधा छायावाद से ही शुरू हो गई थी। अब इसमें कौन कौन आते हैं, आप धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज की डायरी आप बता दीजिएगा कि वो लेखनी है। इला चंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह इत्यादि ने भी डायरी लिखा है।